नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो बच्चे एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उन बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे एनएमएमएस के फॉर्म कब निकलेंगे। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि सभी राज्य लगातार धीरे धीरे अपने कक्षा 8 के लिए एनएमएमएस के फॉर्म निकाल रहे हैं। तो पीछे एक दो दिन पहले ही राजस्थान के भी एनएमएस के फॉर्म निकल चुके हैं। तो जनवरी लास्ट तक सभी राज्यों के एनएमएमएस के फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप निश्चित रहे और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रहे। जो हमारी प्लेलिस्ट है एनएमएमएस 2022 नाम से, उस प्लेलिस्ट में सिलेबस के अनुसार सभी विषयों के वीडियो बनाए हुए हैं। उन वीडियो को आप अवश्य देखें। अगर उनको देखोगे तो आपके सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होगी। पूर्ण विस्तृत जानकारी के साथ में इसमें समझाया गया है। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जो नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज का अपना टॉपिक है गणित का, जिसमें बहुभुज के बारे में हम पढ़ेंगे कि बहुभुज क्या होता है, बहुभुज का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कौन सी चित्र बहुभुज होते हैं और कौन सी चित्र बहुभुज नहीं होते हैं। इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक लाइन दी गई, इस लाइन को पढ़ेंगे कि कागज समतल का प्रतिरूप होता है। कागज किसका? समतल का प्रतिरूप होता है। यानी प्रतिरूप का मतलब है उसी की कॉपी होती है या उसी के जैसा होता है। जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं, अकेले बिंदुओं को छोड़कर आकृति के किसी भी भाग को अनुरेखित किए बिना, तो आप समतल वर्ग वक्र प्राप्त करेंगे। कैसा वक्र प्राप्त करेंगे? समतल वक्र प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं आगे कि जो आकृतियां दी गई है, इन आकृतियों को हमें क्या करना है? सुमेलित करना है, यानी मिलाना है। तो सरल बंद वक्र, बंद वक्र जो सरल नहीं है, सरल वक्र जो बंद नहीं है, सरल वक्र नहीं है, इन बातों के बारे में इनका हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो इससे पहले हम एक बात और देखेंगे कि बहुभुज को देखते हैं। बहुभुज क्या होते हैं? केवल रेखाखंडों से बना बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। अब देखो, बहुभुज का उदाहरण दिया गया है वक्र जो बहुभुज है। अब ये और ये तीनों बहुभुज है, बहुभुज की श्रेणी में आते हैं। ये तीनों किसकी श्रेणी में आते हैं? बहुभुज की श्रेणी में आते हैं। लेकिन ये तीनों बहुभुज की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो हो सकता है कि आपको ये 3 दे दे और इनमें से एक चौथा दे दे। तो इनमें से पूछ ले कि कौन सा बहुभुज नहीं है। या फिर ऐसे कर सकता है कि ये तीनों आपको दे दिए और एक ये दे दिया, तो आपसे पूछ ले कि निम्न में से बहुभुज है। तो आपको ध्यान रखना है कि बंद वक्र होना चाहिए। कैसा वक्र होना चाहिए? बंद वक्र होना चाहिए। कोई भी सिरा बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे बंद तो ये भी है लेकिन इसकी 2 रेखाएं बाहर निकली हुई है। इसी प्रकार से बंद तो ये भी है लेकिन इसकी भी 2 रेखाएं बाहर निकली हुई है, लेकिन ये बंद नहीं है। तो ये किसकी श्रेणी में नहीं आते हैं? बहुभुज की श्रेणी में नहीं आते हैं। और ये जो चित्र है ये सभी बहुभुज की श्रेणी में आते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। पिछली बार एक एग्जाम में आया हुआ था कि उसमें दिया हुआ था ये 4 चित्र, ये 4 चित्र उसमें दिए गए थे। एक तो आया था ये राजस्थान एनएमएमएस में, और एक आया था यूपी एनएमएमएस में। दोनों परीक्षाओं में ये आया था। और इसमें पूछा था कि निम्न में से बहुभुज नहीं है। सेम का सेम यही आया था। और इसमें बताना था कि इनमें से कौन सा बहुभुज नहीं है। तो इसमें से ये बहुभुज है, ये भी बहुभुज है और ये भी बहुभुज है, लेकिन ये बहुभुज नहीं है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाता कि ये बहुभुज नहीं है ये चित्र। अब देखते हैं आगे, जो बहुभुज हैं उनका वर्गीकरण दिया गया है। तो इनका वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं? तो देखो, बहुभुजों का वर्गीकरण, हम बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं या शीर्षों के अनुसार करते हैं। यानी उसमें कितनी भुजाएं हैं या कितने शीर्ष है उसके अनुसार हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। जब एक भुजा 3 भुजा होती है तो उसे हमने क्या नाम दिया? त्रिभुज। क्या नाम दिया?
त्रिभुज। जैसे ये त्रिभुज है जिसमें 4 भुजाएं होती है, उसको क्या नाम दिया? चतुर्भुज। इन भुज का मतलब भुजा और त्रि का मतलब 3 और चतुर का मतलब 4। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, जिसमें 5 भुजाएं हैं उसको क्या नाम दिया? पंचभुज। जिसमें 6 भुजाएं हैं उसको क्या नाम दिया? षटभुज। जिसमें 7 भुजाएं हैं उसको क्या नाम दिया? सप्तभुज। जिस प्रकार से 8 भुजाएं हैं उसको क्या नाम दिया? अष्टभुज। इसी प्रकार से जिसमें 9 भुजाएं हैं तो उसको हमने क्या नाम दिया? नवभुज। क्या नाम दिया? नवभुज। और जिसमें 10 भुजाएं हैं 10 भुज। इसी प्रकार से n भुजा मान ली, कितनी मान ली? n भुजा। तो n भुज नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? n भुज। लेकिन इनकी आकृति आपको याद में रखनी है। जैसे ये त्रिभुज की आकृति है, चतुर्भुज की, पंचभुज की, षष्ठभुज की, ये सप्तभुज की, ये सभी आकृतियाँ आपको क्या करनी है? याद रखनी है। तो इन आकृतियों को आप अच्छी तरह से याद रखें। देखते हैं आगे। आगे दिया गया है विकर्ण। क्या दिया गया है? विकर्ण दिया गया है। तो विकर्ण में क्या होगा? किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों या आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो बहुभुज में विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण कैसे प्राप्त होगा? तो देखते हैं, किसी बहुभुज का विकर्ण उसके 2 शीर्षों को, यानी जो 2 शीर्ष है उनको जोड़ने पर जो हमें प्राप्त आता है वो क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभुज। विकर्ण क्या होंगे? 2 शीर्ष हैं, उन 2 शीर्षों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। जैसे इसमें एस और क्यू शीर्ष दिया गया है और इसमें पी और आर शीर्ष दिया गया है। इन शीर्षों को आपस में जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? विकर्ण हो जाएंगे। जैसे एस आर विकर्ण और पी एस क्यू विकर्ण और आर पी विकर्ण हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये चित्र दिया गया है। इस चित्र में ये पंचभुज है, पंचभुज में कितने विकर्ण हो जाएंगे? देखते हैं कि इसमें एक तो ए डी हो जाएगा, दूसरा ए सी विकर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा हो जाएगा ई बी विकर्ण हो जाएगा, चौथा हो जाएगा बी डी विकर्ण। तो ये विकर्ण कितने? 4 विकर्ण हो जाएंगे। कितने विकर्ण हो जाएंगे? 4 विकर्ण हो जाएंगे। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। एक चित्र ये दिया गया त्रिभुज। अब इसमें कितने विकर्ण होंगे? तो इसमें देख सकते हैं आप, एक तो अंदर की ओर विकर्ण होगा और एक बाहर की ओर विकर्ण होगा। एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर विकर्ण होगा। अब इनके भी अलग अलग नाम दिए गए हैं, यानी कि अंदर जो विकर्ण होता है और बाहर जो विकर्ण होता है उनको क्या नाम देते हैं? जैसे देखो, कुछ उत्तल बहुभुज और कुछ अवतल बहुभुज। ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा उत्तल बहुभुज है और कौन सा अवतल बहुभुज है। तो अब आप देख सकते हैं ये चित्र दिए गए हैं, एक साइड में ये चित्र और दूसरी साइड में ये चित्र दिए गए हैं। तो अब इनमें कौन से बहुभुज अवतल होंगे और कौन से उत्तल होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, बहुभुज के अंदर या अभ्यंतर में कहीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पूर्णतः बहुभुज के अभ्यंतर में स्थित होती है। अवतल बहुभुज के लिए भी सत्य होगा। यानी कि अगर जो बहुभुज है उसके अंदर अंदर सभी मिल रहे हैं विकर्ण, तो वह कौन सा होगा? अवतल। अगर बाहर मिल रहे हैं, जैसे बाहर इस चित्र में मिल रहे थे, तो ये कौन सा होगा? उत्तल बहुभुज होगा। जिसमें अंदर अंदर मिल रहे हैं वो अवतल होगा और जिसमें अंदर नहीं मिल रहे हैं वो अवतल होगा। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। आपकी परीक्षा में उत्तल और अवतल के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो आप इस चीज़ की भी जानकारी रखना। अगर बच्चों किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बता सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और जल्दी से सभी बच्चे जो कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में, केवल राजकीय विद्यालय के लिए है, राजकीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए यह योजना है। और कुछ राज्यों में तो इसकी फीस भी लगती है, लेकिन कुछ राज्यों में इसकी फीस नहीं है। तो फीस है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 रुपये फीस होगी, इससे ज़्यादा फीस नहीं है। तो आप फॉर्म अवश्य भरें। अगर इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आर्थिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, क्योंकि इसमें प्रत्येक माह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति
सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, जो कि आपकी 12वीं तक की पढ़ाई तक जारी रहेगी। यानी जब तक आप 12वीं क्लास करोगे तब तक आपको छात्रवृत्ति के रूप में हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे, केवल और केवल आपकी पढ़ाई के बल पर। अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको इस छात्रवृत्ति का लाभ अवश्य मिलेगा। धन्यवाद बच्चों।